चले चैप्टर को शुरू करें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सबसे पहला चीज कि ये प्राणी जगत क्या है। तो प्राणी जगत में नॉर्मली हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरे के पूरे समस्त प्राणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से हमने कहीं ना कहीं बता रखा था कि क्या पढ़ेंगे बच्चा हम लोग, एक और सीक्वेंस है, जाति, वंश, कुल, वर्ग, गण, संघ, जगत, है ना, याद है ये चीज। तो कहीं ना कहीं हम जगत भी पढ़ चुके हैं कि सर 5 जगत हैं हमारे पास, और ये पांचों जगत को देने वाले कौन थे, आर.एच. विट्टेकर, जिन्होंने पूरे संसार में मिलने वाले जितने भी जीव थे। देखो बच्चा, अगर हम जीव कहें तो कितने प्रकार के जीव हैं हमारे पास, कितनों को बांट सकते हैं हम लोग जीव में। तो सबसे पहला सर पादप, दूसरे जंतु, और तीसरा सूक्ष्म जीव। इन तीनों के अलावा कोई जीव ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, इन तीनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि सर यही जीव हैं जो हमारे संसार में, हमारे पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इन जीवों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। अभी तक तो हम इतना ही जानते थे कि सर ये 3 होते हैं, लेकिन इसको अंत में एक वैज्ञानिक आए, कौन, आर.एच. विट्टेकर, और इन्होंने क्या कहा कि सर इस जो जीव को हमने पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव में बांटा है ना, उसको कुछ अलग तरीके से बांटते हैं। और इन्होंने पूरे समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। बोला कि ये 3 नहीं 5 होंगे, ठीक है। जिसमें से इन्होंने कहा कि सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई जिसको हम कवक बोलते हैं, चौथा प्लांट, और 5वां एनिमल यानी कि जंतु। हिंदी में क्या बोलते हैं, मोनेरा को मोनेरा, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, फंजाई को केवल कवक बोलते हैं, प्लांट को पादप, और एनिमल को प्राणी या जंतु बोलते हैं, ठीक है। जिनमें से ये मोनेरा, प्रोटिस्टा नॉर्मली क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ कवक भी ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। बच गए पादप और जंतु। तो दिख रहे हैं ना सर, पादप थे, जंतु थे और सूक्ष्म जीव थे। तो सूक्ष्म जीवों में 3 प्रकार की श्रेणियां थी, मोनेरा भी थे, प्रोटिस्टा भी थे, फंजाई भी थे, और पहले तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते थे, सूक्ष्म जीव। तो अभी हम लोग किस वर्गीकरण के आधार पर चलते हैं, तो किसके आधार पर, आर.एच. विट्टेकर के आधार पर चलते हैं। और आर.एच. विट्टेकर ने नॉर्मली कितने जगत बनाए हैं, 5। मोनेरा पढ़ लिया क्या हमने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, आज क्या शुरू करना है, एनिमल शुरू करना है, ठीक है। चलो, यानी कि प्राणी जगत शुरू कर रहे हैं। अब इस प्राणी जगत को ना थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हम लोग, और अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कैसे क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला इस प्राणी जगत को पढ़ने के लिए ना हमने कहीं ना कहीं इसके संघ को मेंटेन करा है, जो कि आपके बुक में भी दे रखा है। हम इसको किस आधार पर पढ़ने वाले हैं, संघ के आधार पर। और टोटल कितने संघ हमको पढ़ने हैं, 11 संघ पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 11 आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम एक बार लिख भी देते हैं, शायद लिखने के क्रम में, बोलने के क्रम में याद भी हो जाएगी। पहला संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बुक से कोई नहीं देख के बोलेगा, क्या हुआ, 5, छठा क्या क्या हुआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा,
आर्थ्रोपोडा कौन बताएगा जी? 6, उसके बाद 7वां जरा देखना तो बच्चा, ये स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा? अरे रुको, बाहर नहीं जा रहा है ना? ठीक है चलो। मोलस्का, बातें नहीं करिए। चलिए, ये टोटल है बच्चा आपके 11 संघ, जिसको हमको एक एक करके बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है? साम की संघ, संघ। इससे पहले भी हमने आपको कहीं ना कहीं एक अनुक्रम बताया हुआ है कि जाति, जाति से मिलकर क्या बनता है वंश, वंश से मिलकर कुल, कुल से मिलके गण, गण से मिलके वर्ग, वर्ग से मिलके संघ। ठीक है, तो वही वाला ये संघ है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। क्या पहला चैप्टर जब वर्गीकी बता रहे थे, नहीं थे आप उस टाइम पे? जो चीजें खत्म कर देते हैं बच्चा, उस पर भी फोकस आप ही का होना चाहिए। अब जैसे पादप हमने खत्म कर दिया, अब कल को कहोगे सर क्रिप्टोगेमस क्या होता है, तो फिर ये गलत बात होगी। ठीक है, हाँ, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे दिक्कत आती है, किसी भी चीज को पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से हमने ये संघ लिखा, जैसे खुद से सोच के देखो कि क्या हम, देखना जरा बच्चा, क्या हम इसको मार्कर का समूह कह सकते हैं क्या? है ना? तो वैसे ही जब बहुत सी अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहने लगे, ठीक है, यहाँ पर सारे लोग की जातियां क्या एक हैं क्या? नहीं है। अपने आप को अलग जाति में रखते हो तो अलग की बात है। ठीक है, तो सारे लोग क्या यहाँ पे मनुष्य की जाति से हैं। तो जब जातियों का समूह मिलता है ना, तो क्या बनता है बच्चा? वंश बनता है। जब वंश का समूह मिलता है तो क्या बनता है? कुल बनता है। फिर कुल का समूह से क्या बनेगा? गण बनेगा। गण से क्या बनेगा? वर्ग। और जब बहुत सारे वर्ग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? संघ बनेगा। तो वैसे ही हम प्राणियों का क्या देख रहे हैं? संघ देख रहे हैं। यानी कि ये किससे बना होगा? बहुत सारे वर्गों से मिलकर के बना होगा। उससे पहले आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कुल भी होंगे, बहुत सारे वंश होंगे, बहुत सारी जातियां होंगी। ठीक है, चलो, तो इसमें से आपको ना ये 11 जो है अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या, या जिनको नहीं पता बोर्ड पे देखो, एक बार पीछे से रिपीट करना। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। है ना? एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। और नहीं बैठेगा तो देखना, अभी तुरंत जब इसका छांटना चालू करेंगे इसमें, तो बुद्धि सबका फ्रेश होने लगेगा तुरंत एकदम। 2 बार 3 बार पढ़ लोगे, एकदम से याद हो जाएगा। ना का तो कोई बात ही नहीं है कि याद नहीं होगा। प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, यहां तक तो आसानी से याद हो जाता है। बाकी उधर भी थोड़ा देखेंगे तो याद हो जाएगा। हो गया? चलो आगे बढ़े अब इसके बारे में जरा देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, ये 11 दिमाग में बैठा लेंगे आप लोग से, ठीक है। और जब 11 दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम खाली नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, बस वहां पे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अब सिंपली कुछ उपनाम हैं इसके, जैसे पॉरीफेरा का उपनाम है। उपनाम समझते हो? जैसे कोई एक दूसरा नाम हो, ठीक है, उसी तरीके से तो इस पॉरीफेरा को हम एक नाम देते हैं स्पंज। क्यों देते हैं? टेंशन मत लेना, जब पॉरीफेरा शुरू करेंगे तो वहां पे बातें होंगी इसके बारे में।
ठीक है, इसको कह दिया क्या हमने, स्पंज कह दिया। सिलेंट्रेटा को पता है क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बच्चा हम लोग समुद्री अखरोट। ठीक है, टिनोफोरा को कहते हैं कॉम्ब जेली। एक मिनट, उपनाम में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, सॉरी, निडेरिया ना, इसको निडेरिया कहते हैं, मिस्टेक, नाइडेरिया या निडेरिया कहीं पे मिलेगा आपको, निडेरिया। ठीक है, चलो यहां देखो, अब इस टिनोफोरा को कहते हैं हम लोग समुद्री अखरोट। या तो इसको कहते हैं कॉम्ब जेली, दोनों नाम है इसी के। हाँ, क्या कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे, कंकाल जेली, ठीक है ना, हमने जो बताया वो कॉम्ब जेली, उसको दिमाग में रखिए। कॉम्ब के पीछे का रीजन भी बताएंगे आपको, बस ध्यान में रखिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहते हैं हम लोग चपटे कृमि, चपटे कृमि, कृमि माने कीड़ा, ठीक है, चपटा माने चपटा वाला कीड़ा। एस्के हेल्मिन्थेस को कहते हैं गोल कृमि। एनालिडा को कहते हैं वलय कृमि। ठीक है, संघ ऑर्थोपोडा के बारे में याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा संघ है, इससे बड़ा कोई संघ नहीं है। जैसे सिंपल सा एक बात बताना कि हम कहते हैं कि सर हमारे घर में ना 5 रूम है, 5 रूम में से एक हॉल है, 4 गो रूम है, एक हॉल, बताओ कौन बड़ा होगा, हॉल। उस हॉल से बड़ा कोई रूम नहीं होगा। वैसे ही इस 11 संघ में जिनको हमें पढ़ना है, इन संघों में से सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, ऑर्थोपोडा, यानी कि सबसे ज्यादा जीवों को यहीं पे रखा गया होगा। ठीक है, इसी संघ के अंतर्गत रखा गया होगा। मोलस्का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यानी कि सबसे बड़ा पहले नंबर पे ऑर्थोपोडा, मोलस्का दूसरे नंबर पे। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, देखना, इकाइनो का मतलब होता है बच्चा कांटे, ठीक है, और डर्मेटा वर्ड किसके लिए आता है, त्वचा के लिए। नहीं विश्वास है तो याद करना कि कोई भी आपने त्वचा से संबंधित क्रीम खरीदा होगा ना, उसके लास्ट में लगा होगा डर्म, है ना, जो भी त्वचा पर लगाने का क्रीम होगा, अगर आप 10 क्रीम देखोगे तो 10 में से 5 क्रीम का जो नाम होगा ना, उसके अंत में लगा होगा डर्म। तो डर्म शब्द बता रहा होता है त्वचा को, ठीक है, और ये यूनिवर्सल वर्ड है तो हमेशा याद रखिएगा, जहां भी आ जाएगा डर्म, ये कहीं ना कहीं त्वचा को संबोधित करता है। तो यानी कि ये इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसे जीव होंगे जिनके त्वचा पर क्या होंगे, कांटे होंगे। ठीक है, रह गया कौन, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसको रखिएगा साइड में, जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ कुछ बिंदु आपको पहले से पता चल गया कि पॉरीफेरा को हम स्पंज कह सकते हैं, उसके बाद सिलेंट्रेटा को निडेरिया कह सकते हैं, या नाइडेरिया भी कहीं देखने को मिलेगा। टिनोफोरा को समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली का नाम देते हैं। उसके बाद कौन, प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहां पर जो जीव होंगे वो कौन होंगे, कीड़े होंगे लेकिन चपटे वाले होंगे। ठीक है, एस्के हेल्मिन्थेस में गोल वाले कृमि होंगे, ये एनालिडा में वलय कृमि होंगे। वलय का मतलब भी गोल ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे केचुआ देखे हो, वो केचुआ को पढ़ेंगे हम लोग कहां पे, एनालिडा में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोपोडा, ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, और अगर यहीं पे कुछ और लिखना है इसके बारे में तो लिख लेना कि ये सबसे बड़ा जो संघ है ना, इसमें रखा गया है किसको, कीट को रखा गया। यानी कि जितने भी हमारे संसार में कीट हैं, चाहे वो तितली हो, फतिंगा हो, है ना, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। उसके बाद मोलस्का में किसको रखा गया, तो घोंगा देखे हो, तो घोंगा वगैरह जो होता है ना, वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, मोलस्का में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये दो को भी साइड रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वगैरह देखे हो, उन सबको वहां पे पढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जुड़ी हुई, खत्म किया, मिटा देंगे इसको, मिटा के आगे बढ़े। याद हो गया इसको ना, आपको घर पे क्या करना है कि इसको लिख देना 11 को,
जा करके, और उसके बाद जहां सबसे ज्यादा समय बिताते हो आप, जहां पे पढ़ते हो वहां पे लिख के साट देना। उसके बाद कहीं बेडरूम में ज्यादा समय बिताते हो तो बेडरूम में जहां सोते हो एकदम ठीक सामने चिपका देना, ताकि एक बार नजर पड़े, एक बार उसको पढ़ लीजिए। ईमानदारी की बात बता रहे बच्चा, ये 11 बहुत जरूरी है, आपको सीक्वेंस में याद करना। चलो मिटाएं इसको। अब एक बात सुनना, हम अक्सर कहते हैं बच्चा कि जैसे हमने इन 11 को क्या किया सर, अलग अलग लिखा है ना, तो अलग अलग लिखा है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि सर 11 में कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो हमने 11 को अलग अलग लिखा है। और जब भी हम अंतर की बात करते हैं बिना किसी आधार के तो नहीं कर सकते, है ना। अंतर है, हर बार का एग्जाम्पल सेम रहता है, अंतर है किस आधार पे, ठीक है। तो इन 11 को अगर बांटा है तो किसी आधार पे बांटा होगा ना। चलिए चलते हैं, इसका आधार पढ़ते हैं हम लोग। मिटा दें? अरे ये बहुत साथ देता है भाई। एक रो तो याद कर लिया, कल तुम्हारा 12 बजा देंगे, आवड़ा मत। चलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, आधार। भाई कुछ बेस हमने माना है जिस आधार पर कहीं ना कहीं हमने 11 संघ को बांट रखा है। सबसे पहला जो आधार है हमारा वो है संगठन का आधार, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है भाई, एकदम आसानी से समझ में आने वाला चीज है। देखो क्या आपने कोशिका जाना है? कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? ऊतक। यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाता है। ऊतक से मिलकर के क्या बनता है? अंग बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो बनता है अंग तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम। मतलब सिंपल सा कि सर केवल अगर कोशिका होगी तो सिंपल क्या कह दिया हमने? कोशिका कह दिया, ठीक है। जैसे कि सर ये एक कोशिका है, बस केवल एक कोशिका, तो क्या बोला? कोशिका। ऐसे जब एक ही प्रकार के बहुत सी कोशिका का समूह मिले तो ये पूरे कोशिका का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। चलो ठीक है, चलो ये रहा सर एक ऊतक हो गया, ये जिसके अंदर बहुत सी कोशिका मिल रही है। और ऐसे जब बहुत से ऊतक एक साथ जुड़ जाएंगे ना तो सर किसी अंग का निर्माण होगा। बात समझे? जैसे अगर मैं कहूं कि सर मेरा हृदय क्या बना होगा? सर बहुत सी कोशिका से मिलके बना होगा। बिल्कुल, बहुत सी कोशिका से मिलके क्या बना होगा सर? पहले ऊतक बना होगा, और ऐसे बहुत सारे जब ऊतक मिले होंगे तब जाकर के क्या बना होगा? हमारा हृदय बना होगा। कुल मिला जुला करके सर बहुत सारे जब ऊतक मिलेंगे या ऊतक का समूह होगा तो वो क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। और जब क्या होता है कि सर बहुत सारे अंग को ना एक ढांचा दे दिया जाए, जैसे यहां पे अंगवा कहां डालेंगे इसका? अरे बस समझने के लिए, ज्यादा हंसो मत, ठीक है। अब सुनो सर, एक किसको हंसी आ रही है? यहां देखो सर, इसके अंदर ना बहुत सारे हमने अंग डाल दिए, जैसे इसका फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, आंतें हो गई, है ना। तो ये सब कुछ जो अंग हमने डाल दिया सर क्या बना? एक शरीर बना।
है ना। तो हम ये एक बात ये भी कह सकते हैं कि सर अंग तंत्र जब हम मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, शरीर बनता है। तो अंग तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अंग जब मिलकर के एक कार्य करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के जब एक कार्य करते हैं तो उन अंगों का समूह जो कार्य को कर रहा है वो समूह क्या कहलाता है, अंग तंत्र। जैसे सिंपल सा श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र का काम क्या है, श्वसन करना, ठीक है। काम तो एक ही है, लेकिन उसको करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार, नाक है, नाक के अंदर सर नासा गुहा है, उस नासा गुहा के अंदर बहुत सा तरल भरा पड़ा है जिसको श्लेष्मा कहते हैं, वो जाकर के आगे हमारे नासा की नलिका से मिली हुई है, वो नलिका आके फेरिंग्स में खुली है, फिर कहीं ना कहीं ये नलिका है वो जाकर के कहाँ मिली, फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ गई, हृदय में। सोचो कितने सारे अंग जुड़े हैं ना, लेकिन काम क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो उन सब अंगों को मिला के क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते। बात समझ में आ गई क्या। चलो अब गौर करना जरा, इसको हटा देते ना, बड़ी हंस रहा है सब इसको देख के। अब देखो सबसे पहला आधार ही हमारा यही है कि हम लोग जो 11 संघ बांटे हैं ना, उस 11 संघ को बांटने का एक आधार हमारा ये भी है। अब एक ऐसा जीव होगा जो सर एक ही कोशिका से मिलकर के बना होगा, एक ऐसा जीव होगा जिसके शरीर में केवल क्या मिलेगा, ऊतक मिलेगा, एक ऐसा जीव होगा जिसमें केवल क्या मिलेगा, अंग मिलेगा, और एक ऐसा जीव होगा जिसमें क्या मिलेगा, अंग तंत्र मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो इस आधार पे क्या चीज, हाँ जाहिर सी बात है ऊतक बहुकोशिका होता है। अच्छा एगो तो सस्पेंस खड़ा करे आप लोग को, आजा आजा आजा। आर.एच. व्हिटेकर को याद रखे हो ना, देखो यहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर क्या किए सर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। मोनेरा में कौन होते हैं सर, यूनिसेलुलर, एकल कोशिकीय। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, फंजाई मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर, यानी कि ये तीनों बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा एकल कोशिकीय, मोनेरा एकल कोशिकीय। उसके बाद मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, जबकि प्रोटिस्टा से लेकर के नीचे सारे लोग कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। अब पढ़ क्या रहे हम लोग, एनिमल। एनिमल में कैसे होते हैं सारे लोग, बहुकोशिकीय, ठीक है। और यहाँ तो हमने देखो तो क्या लिखा है, एक कोशिका। आएगा अभी तो कंफ्यूजन बना कहाँ है, कंफ्यूजन बनेगा। अब शुरू करते हैं हम लोग क्या बच्चा की संगठन का आधार। इस संगठन के आधार के हिसाब से हम 11 संघ को बांटने वाले, यानी कि जो 11 संघ बनाया हमने उसको बांटने के लिए एक हमारा आधार क्या है, संगठन का आधार। यानी कि 11 प्रकार के संघ हैं, उस 11 प्रकार के संघ में अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, जिनमें से सर कुछ जीव ऐसे होंगे जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो। बात समझ में आया, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है, और वो है आपका सीक्वेंस नंबर 1। कौन है एक नंबर पे, पॉरीफेरा, ठीक है। अब ऐसे ही हम नाम दे, बस केवल नंबरिंग करते चले जाएंगे। उसके बाद इस ऊतक की बात करें तो सर दूसरा और तीसरा, ठीक है। अंग की बात करें तो चौथा, और अंग तंत्र की बात करें तो 5 से लेकर के 11 तक सभी में क्या होता है, अंग तंत्र पाया जाता है। अब एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर होते जाएगा। पहला पॉइंट किसके लिए, पॉरीफेरा के लिए। सर पॉरीफेरा कैसा होता है, एकल कोशिकीय होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा कैसा होता है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय के साथ साथ उसमें संगठन का कौन सा आधार मिलता है, सर ऊतक मिलता है, ठीक है। पॉरीफेरा हो गया, उसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के बारे में एक एक पॉइंट तो मिल गया। इस सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो शरीर होगा वो कैसा होगा, ऊतक का होगा, ठीक है। चलो ये हो गया सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का शरीर कैसा होगा, सर अंग वाला होगा। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक का जो जीव होगा उन सबके शरीर में क्या मिलेगा, अंग तंत्र मिलेगा। ये पहला आधार है हमारा
11 संघ को बांटने का। ऐसे करके आपको पढ़ने हैं टोटल 7 आधार। पहला आधार खत्म। बच्चा केवल कोशिका एकल कोशिका होगा, इसके अलावा सारा बहुकोशिका होगा। ध्यान कहां रहता है? जब हमने कहा कि एक कोशिका जो है बस केवल उसको हमने एक कोशिका बोल दिया, और यहां पे साफ साफ क्या बोला कि कोशिका का समूह आगे चल के क्या बनाता है? ऊतक, ऊतक का समूह अंग, अंग का समूह अंग तंत्र। यानी कि ये ऊतक, अंग और अंग तंत्र सारे का सारा कैसा है? बहुकोशिका है, केवल इसको छोड़ करके। ठीक है। और एक चीज अभी तक किसी का ध्यान यहां पे नहीं गया, सर जब एनिमल प्राणी मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, तो ये पॉरीफेरा एकल कोशिकीय कैसे हो गया? अभी जो सवाल हमने बोला ना, किसी मेरे ख्याल से तो एक आध दो लोग को छोड़ करके किसी के दिमाग में भी नहीं गया होगा ये सवाल। इतना तो शुरू से रट्टा मराया ना आप लोग को कि मोनेरा कैसा होगा? एकल कोशिकीय। प्रोटिस्टा कैसा? एकल कोशिकीय। उसके बाद कवक, पादप, जंतु सारे के सारे कैसे होने चाहिए? बहुकोशिकीय होने चाहिए। हम पढ़ रहे हैं जंतु, जंतु में आता है सर एक संघ पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा कैसा है? एकल कोशिकीय। ऐसा कैसे हो गया? अपवाद तो नहीं ले सकते, लेकिन कह भी सकते हैं। बस इंतजार करिए उस समय का जब हम शुरू करेंगे किसको? पॉरीफेरा। ठीक है। अरे मजा आएगा, ये चैप्टर में बड़ी मजा आता है। बस पढ़ते चलोगे हमारे साथ, तब जहां मिसकॉन्सेप्ट हुए डूब जाएगा आपका नैया। इसलिए अपने नैया का अच्छा पतवार बनिए और नाये को चलाते रहिएगा हमारे साथ साथ। ये दिमाग में बैठ गया क्या? पक्का? ठीक है। अब देखो, आनंद तो उन्हीं को आएगा, समझ में उन्हीं को आएगा जिनको ये सीक्वेंस याद है। पहले बोला था ना कि हम खाली नंबर, या कहां कितना नाम लिखेंगे बार बार। ठीक है। फिर से एक बार जरा रिपीट करो। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे एकदम बैठ जाएगा दिमाग। ठीक है। चल मिटा दें क्या इसको? चलो ये पहला आधार खत्म हो गया। जिनको कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। हम पहले आधार पढ़ेंगे, उसके बाद इनको फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पहला आधार खत्म किया हमने। दूसरा आधार जर्म स्तर की संख्या का आधार। जर्म स्तर की संख्या का आधार। बेस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर। हाँ, जर्म स्तर समझाते हैं, धैर्य रखिए। किसी को पता है क्या जर्म स्तर किसको कहते हैं? हाँ, पुष्प। कैसे पुष्प कहा है, हम अभी तक सस्पेंस में हैं। चलिए हमारे साथ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो, एक कहानी सुनना। अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है। जब बच्चा ये मिलेंगे तो क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यहां तक की कहानी अब बखूबी जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म, ओवम। ये क्या कहलाता है? जाइगोट। चलो, ओवम या इसको एक और नाम देते हैं एग। अब सुनना ध्यान से।
कि सर जब युग्मनज बन गया, निषेचन हो गया, तो अब इस युग्मनज के साथ क्या होता है? तो सर ये ऐसा है ना कि ये युग्मनज अब शुरू करता है विभाजन, ठीक है। और विभाजन आपने पढ़ा है क्या? कितने प्रकार का विभाजन होता है? एगो समसूत्री और एगो अर्धसूत्री। यहां पर कौन सा होगा विभाजन? ना तो समसूत्री होगा, ना ही अर्धसूत्री होगा। एक तीसरा विभाजन होगा जिसका नाम है विदलन, और विदलन अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए ध्यान से उतार के रखिए उसको। हाँ, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि सर यहाँ इस युग्मनज में जो विभाजन होता है उस विभाजन का नाम है विदलन। और विदलन कैसा विभाजन होता है अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। बस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पढ़ना है आपको ये चीज। समसूत्री आपको पढ़ा दिया है, अर्धसूत्री पढ़ा दिया है, विदलन नहीं पढ़ाया है। विदलन तब पढ़ेंगे हम लोग जिस दिन बात आएगा मानव जनन का, और उस मानव जनन के दौरान जब निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, तब पढ़ना है हमको लेकर के युग्मनज से 9 महीने के पश्चात एक शिशु का निर्माण कैसे होता है, यानी कि पहले महीने से लेकर के पूरे 9वें महीने की कहानी पढ़नी है। क्या था जी? जो भी तो वहां पर पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल विभाजन याद रखिएगा, नाम क्या बोलते हैं? विदलन। अब जब विभाजन होने लगेगा, सुनो ध्यान से, ये युग्मनज कैसा है सर? अभी एकल कोशिका है, अभी एकल कोशिका है ना, ठीक है। जब ये विभाजन करेगा तो सर एक से कितनी कोशिका होगी? 2 कोशिका होगी, लो, ठीक है। उसके बाद अगली बार में 2 से 4, फिर अगली बार में 4 से 8, फिर उसके बाद 8 से 16। अब सुन लो, जो ये 8 से 16 कोशिका बनी ना, इस संरचना को नाम दिया जाता है कोरक खंड। खाली बस नाम दिमाग में रखना है, मत मारना रट्टा, चूंकि आएगा सब कुछ, ठीक है। कितना हो गया सर? ये था कितना? 2 4 6, 2 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद आगे क्या होगा? 32। हाँ बस यहीं तक रुक जा भाई। चलो ये आ गए हम लोग सर 32 तक, ठीक है। अब ये है कौन सर? युग्मनज ही है ना, लेकिन यहां पर युग्मनज एकल कोशिकीय था, अब कैसा हो गया? ये बहु कोशिकीय हो गया। हालांकि बहु कोशिकीय ये यहीं से हो गया था, ये दूसरे नंबर से ही, जब इसमें 2 कोशिका बनी थी उसी समय से क्या हो गया था? ये बहु कोशिकीय। अब देखना इसमें आ रहा है चेंज। वो चेंज क्या आ रहा है कि सर ये जो बहुकोशिकीय संरचना है जिसको नाम दिया है अभी अभी हमने, क्या? कोरक खंड। ये कोरक खंड में जो कोशिका मिल रही है ना, ये कोशिकाएं अपने आप को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करती है। देखो, और कुछ इस कदर व्यवस्थित करेंगी ना कि सर इनकी स्तरें बन जाएगी। ठीक है, बन गई अस्तर। अब ये अस्तर जाकर के आगे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन अस्तरों को, ये अस्तर आगे चल करके किसका निर्माण कर रही है? शरीर का निर्माण कर रही है। तो बच्चा इन अस्तर को क्या बोला जाता है? जर्म लेयर, मतलब कि क्या बोलते हैं? जर्म अस्तर। ठीक है, अब इनमें से एक एक का नाम तनिक देखते हैं। सर इसको कहते हैं बाह्य जर्म अस्तर, इसको मध्य
जर्म स्तर, और इसको नाम देते हैं अंतः जर्म स्तर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म, मीजोडर्म, और इंडोडर्म। ठीक है, क्या क्या? अब देखो इसमें ना, जैसे अगर हम बात करें कि सर ये हम लोग क्या ऐसे कभी थे? बिल्कुल थे। कहां पे थे? मां के गर्भ में। सबसे पहले सर क्या हुआ? निषेचन हुआ। कहां पे? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में क्या बना? युग्मनज बना। वो युग्मनज सर विभाजन शुरू किया और धीरे धीरे आगे गर्भ में बढ़ना शुरू कर दिया। गर्भ में पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाता है सर? 8 से 16 कोशिका में चला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कोरक खंड। आगे जाकर के वो 32 बनाएगा, 64 बनाएगा, और धीरे धीरे इसकी कोशिकाएं स्तरों में कहीं ना कहीं व्यवस्थित होने लगेंगी। ठीक है, और जब सर स्तर में व्यवस्थित हो रही है तो 3 स्तर दिख रहे हैं। कौन कौन सा? बाह्य, मध्य, अंत। फिर ये स्तर आगे चल के किसका निर्माण करेंगे? शरीर का। सर बाहर वाला हमारी त्वचा बनाएगा। ठीक है, जो बाहर है वो क्या बनाएगा? त्वचा बनाएगा। मध्य वाला क्या बनाएगा सर? हमारे शरीर का मध्य क्या है? पेशियां है, हड्डी है, वो सब कौन बनाएगा? मध्य वाला भाग बनाएगा। अंत वाला कौन बनाएगा सर? सबसे अंदर हमारा आहार नाल है ना? वो आहार नाल बनाने का काम किसका होगा? अंतः जर्म स्तर का होगा। बात पल्ले पड़ी? ये रहा सर पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक और कंडीशन है, यहां पे दिखाते हैं। वो कंडीशन क्या है? समझ आ रहा है? ये वही है सर, युग्मनज। यहां तक की कहानी पहले सब कुछ सेम है। हुआ क्या है कि यहां की जो कोशिकाएं थी ये भी व्यवस्थित हो रही हैं। हो गया यहां पे। अब ये कौन? बाह्य जर्म स्तर। ये कौन? अंतः जर्म स्तर। सर यहां पे मध्य जर्म स्तर नहीं है, लेकिन बाह्य जर्म स्तर और उसके बाद अंतः जर्म स्तर, इसके बीच में सर कुछ रिक्तिका है जहां पर पाया जाता है कुछ तरल, और उस तरल का नाम है मीजोग्लिया। खैर मीजोग्लिया का यहां पे काम है नहीं, बस याद दिला दिया आपको। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि सर एक ऐसी स्थिति है जहां पर जर्म स्तर की संख्या कितनी? 3। एक ऐसी स्थिति है जहां पर जर्म स्तर की संख्या कितनी? 2। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर कोई जीव जब उसका जन्म हो रहा था, अच्छा ये सब कुछ क्या कहलाता है बच्चा? भ्रूणीय अवस्था कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भ्रूणीय अवस्था। कि एक युग्मनज से धीरे धीरे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वो भ्रूण को तैयार होने में कुछ समय लगता है। मनुष्य में बात करेंगे तो 9 महीना और +- 7 डेज, यानी कि 9 महीना में 7 दिन कम या तो 7 दिन ज्यादा। ठीक है, तो 9 महीना 7 दिन ऊपर नीचे में क्या हो जाता है सर? पूरा शरीर बन चुका होता है, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो अगर मनुष्य की अगर हम बात करें या किसी जीव की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आएगा? भ्रूणीय अवस्था आएगा। ठीक है, युग्मनज से शरीर बनना, बीच में क्या बनना होगा सर? भ्रूण बनना होगा। तो किसी जीव का जब शरीर बन रहा था तो शरीर बनने के दौरान कौन सी अवस्था आई? भ्रूणीय अवस्था। और उसके भ्रूणीय अवस्था में यदि उसका शरीर 3 जर्म स्तर से आगे चल के तैयार हो रहा है तो ऐसा जीव कहलाता है त्रिस्तरीय। ठीक है, या तो उसको कहते हैं त्रिकोरिक, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझे? जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, कि सर जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे ना तो हमारा जो युग्मनज था वो आगे चल के भ्रूण बना, और हमारे भ्रूण में कितने जर्म स्तर बने? 3 जर्म स्तर बने। इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे? त्रिस्तरीय कहलाएंगे। बात पल्ले पड़ी? चलो, एक ऐसा जीव
जब उसकी भ्रूणीय अवस्था थी तो उसकी भ्रूणीय अवस्था में जर्म स्तर कितने बने? 2 बने, बाह्य और अंतः। तो ऐसा जीव जिसके भ्रूणीय अवस्था में केवल 2 जर्म स्तर मिले, ऐसे जीव को कहते हैं हम लोग द्विस्तरीय या तो द्विकोरिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक। अरे हमको डाउट है, देख लेना एक बार, कट नहीं रहा ना यहां तक। थोड़ा सा इधर ही, यहां तक आ रहा है ना ये सब? चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। यहां से हम इसको हटा के यहां लिख देते, डिप्लोब्लास्टिक। अब तनिक ना इस पे गौर करो तो कि सर हेडिंग क्या लेके चले थे हम लोग, किस आधार पे बांट रहे थे? जर्म स्तर की संख्या का आधार लेके चले थे, यानी कि जर्म स्तर की संख्या के आधार पे बात करेंगे ना बच्चा, तो जीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा जीव जिसकी भ्रूणीय अवस्था में 2 जर्म स्तर बने होंगे, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? द्विकोरिक या द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक। एक ऐसा जीव जिसकी भ्रूणीय अवस्था में सर उसके भ्रूण में 3 गो जर्म स्तर बना होगा, बाह्य, मध्य और अंतः, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? त्रिस्तरीय, त्रिकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक। डन। अब कौन कौन है वो लोग? कहां गया? ये रात द्विकोरिक, अच्छा कोई बात नहीं, द्विकोरिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द्विकोरिक में याद रखिएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और त्रिकोरिक में याद रखिएगा 4 से लेकर के 11 तक, यानी कि पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन तीनों की अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करोगे तो उनमें 2 स्तर बने होंगे, है ना। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी का जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें कितने जर्म स्तर? 3 जर्म स्तर। अरे बाबा, 2 गो आधार हुआ, अभी खत्म।